देखिए, तो ये जो है बेसिकली ये गवर्नेंस का कोर टॉपिक है। और आपको पता है कि जो गवर्नेंस होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि देख रहे हैं कैसे घुमाया है क्वेश्चन को, एक ही मतलब ऐसा लगता है कि कोड डिमांड क्या है समझ में नहीं आता है। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ डज सिटीजन इंगेजमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रीडिफाइन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। ये बताइए इसका कितने पार्ट है कि अब क्या है कोर डिमांड है। कैसे डिजिटलाइजेशन कैसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट किया है, ये लिखा है मैंने। सिटीजन के एंगेजमेंट से। हाँ वही, सिटीजन एंगेजमेंट में डिजिटल और पार्टिसिपेटरी का कनेक्शन। और वो भी एग्जाम्पल डिजिटल है तो इसलिए मैंने उसके चैलेंजेस भी लिख दिया। चैलेंजेस लिखना पड़ेगा, लेकिन चैलेंजेस लिखना पड़ेगा ही। जानते क्यों, क्या लगाया है, डिस्कस ओपन एंडेड है वो। तो ये इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मतलब क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिफिनेशन थोड़ी कोई हो गया। पार्टिसिपेटरी को फिर डिजिटल से कनेक्ट करके आप सीधे ये लिख दीजिए कि जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है ना, वो गुड गवर्नेंस का एक पिलर है ना, जो कि रीडिफाइन हो रहा है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक डिजिटल इंडिया। बात सिंपल सी है। सुनिए जो कि यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा थोड़ा सा क्या है ना, फुलिशनेस हो जाएगा। क्योंकि यार यूपीएससी इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि क्या आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होता है। अब बताइए डिजिटल से उसको कनेक्ट करके, वही मतलब है। अब देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। एक तो सीधे ई गवर्नेंस, जैसे है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस। दूसरा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जैसे पीएम किसान, पहले क्या है ना कि पैसा ऐसा जाता था तो बीच में करप्शन होता था, आप जैसे लो डायरेक्ट पैसा लो। थर्ड सोशल ऑडिट, जैसे मनरेगा का हो रहा है प्रॉपर से। थर्ड है रियल टाइम ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहा है। पहले क्या है ना कि भाई एप्लीकेशन आज डालो 5 साल बाद उसकी सुनवाई होती थी, पता चला बाद में टपक गया। तो क्या है ना, उसको दूर करने के लिए लाया गया माई गवर्नमेंट पोर्टल। तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा और कीवर्ड डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो है ना, ये बस जानते क्या है, एक पार्ट में 3 पॉइंट देना है। इससे ज़्यादा आप एग्जाम हॉल में ट्रस्ट मी यू कैन नॉट राइट। क्योंकि मैं खुद आज जैसे आया का मेरा टेस्ट था, मेरे पास नॉलेज बहुत था भाई, 3 से ज़्यादा पॉइंट लिख नहीं सकते आप, इतना टाइम का लैकिंग रहता है। देखिए चैलेंजेज में सीधे डिजिटल डिवाइड है ना, फेक न्यूज, प्राइवेसी कंसर्न। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी डिजिटल की बात हो और चैलेंजेस की बात करें तो प्राइवेसी वाला ज़रूर एंगल लाइए, ज़रूर ये एंगल आँख मूंद के इसको लाइए। फिर जो है ना, जो कि चैलेंजेस लिखे हैं तो वे फॉरवर्ड लिखिए। तो आप यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड या तो आप कंक्लूजन के साथ मिक्स कर दीजिए या फिर अलग से लिख दीजिए। हाँ, डिपेंड करता है स्पेस पे और टाइम पे। तो वही है कि देखिए अब बताइए इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे। इसको मैंने गुड गवर्नेंस से कनेक्ट करने की सोची थी। तो आप वहाँ भी किए हैं कनेक्ट, वहाँ तो डिजिटल और पार्टिसिपेटरी को कनेक्शन था। हाँ वही आप लिख दीजिएगा। देखिए क्या है ना कि अगर राइट एक्चुअली एक अच्छा कीवर्ड है, आप इसको ध्यान रखिए, राइट बेस्ड अप्रोच। ये जो राइट बेस्ड अप्रोच है ना, विद डिजिटल डेमोक्रेसी विल लीड टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो बात सिंपल सी है। तो थोड़ा क्या है ना कि आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आज मैं एक कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत जनरल पॉइंट लिखा था, उसको नंबर ही नहीं दिया मैंने। तो ये है, बस हो गया, यही इसमें है। सेकंड वाला बताइए, एग्जामिन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करेंटली इन प्लेस ऑफ सिविल सर्विस अकाउंटेबिलिटी एंड सजेस्ट रिफॉर्म टू एनहेंस देयर इफेक्टिवनेस इन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कितने पार्ट हैं इसके, एग्जामिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करनी है फर्स्ट प्लेस में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट, फिर रिफॉर्म्स क्या चाहिए उसमें, उसको कनेक्ट करना रिफॉर्म्स को, इफेक्टिवनेस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो 2 पार्ट है, बिल्कुल गलत। 2 ही पार्ट लिखा है मैंने, मैकेनिज्म, रिफॉर्म्स
यानी इसका मतलब जानते और क्या है? चैलेंजेस भी है। हाँ तो हाँ चैलेंजेस भी है। उसने वर्ड क्या लगाया है? रिफॉर्म से इसलिए चैलेंजेस नहीं, वर्ड क्या लगाया है? एग्जामिन। हाँ एग्जामिन, एनालाइज, अगर ऐसा बढ़ा जाए ना तो चैलेंज लिखना मस्त है, हाँ मस्त लिखा है। मैंने एक हाँ। मैकेनिज्म, रिफॉर्म और चैलेंजेस। लोग क्या है ना, ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं सुल्तान की। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं? सिविल सर्वेंट की बात किया ना, किसकी बात किया? सिविल Introduction। सर्विस की बात किया है। तो सिविल सर्विस का ही कि बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे करके, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, सोची थी कि civil मैंने servant लिखा है कि जो से सिविल सर्विस होते हैं ना, वो स्टील फ्रेम है एडमिनिस्ट्रेशन का, related- वही मतलब backbone। है ना, जो कि ये उसका पार्ट है, किसका? परमानेंट Permanent एग्जीक्यूटिव का। और उनको जो है ना अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना जरूरी है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ। ये आप ऐसा लिंक कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, ठीक है। फिर ये बहुत सारी जो बॉडी बनाई गई, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, किसकी बनाई गई हैं? CBC लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। आपको पता है क्या, 2023 में एक IAS को CBC ने पकड़ा है घूस लेते हुए। तो ये न्यूज़ का आपको डालना पड़ेगा, उसमें मुझे CBC न्यूज़ में था वो। मैंने इंस्टीट्यूशन डाले हैं, कैग, CBC, लोकपाल, लोकायुक्त। और यहाँ तक लेकिन कि इसमें एक चीज मैं सोची थी कि यूपीएससी भी डाल सकते हैं कि नहीं इंस्टीट्यूशन में। UPSC क्या करता है? वो रिकमेंड करता है जैसे डिसमिसल में अकाउंटेबिलिटी के लिए बोल रहा है कि जो सर्विस कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए बोल रहा है वो। तो वो तो dismiss एग्जाम की suggestion- प्रोसेस कर रहे हो, उसका कम सिलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है। नहीं लेकिन डिसमिस करना होता है तो यूपीएससी से लिया जाता है तो डिसमिस करने की अथॉरिटी उसके पास है ना। मैकेनिज्म कौन है उसके अकाउंट को इंश्योर करने के लिए, वो अलग चीज़ पूछ रहा है। UPSC यहाँ पे डाला आई थिंक इज नॉट दैट मच। बट इट कैन हाँ मतलब ठीक है, लेकिन कहने में से तो उतना रियल। डाल सकते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ रिकमेंडिंग कि हाँ इसने कुछ तो गलत फिर आपको काम किया, प्रॉपर्ली उसको behavior। फ्रेम करना पड़ेगा। हाँ yes। ये हो गया। अब इशूज़ क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इशूज़ भी तो है। ये क्या, एक तो भाई लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है, रूल्स बहुत है, पहले इन्फोर्समेंट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये यही सब है। करप्शन है। अब रिफॉर्म्स है। अब देखिए रिफॉर्म्स में क्या क्या लिख सकते हैं आप, बताइए। इसको मैं सोची थी कि इसके पिलर फॉर्म पे कर दूं, मतलब डिवाइड कर दूं। रिफॉर्म भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं, क्या? जैसे गवर्नमेंट साइड से कुछ रिफॉर्म, कुछ सिविल सर्वेंट की तरफ से रिफॉर्म, ऐसे कैटेगराइज करने की मैं सोची थी। इसको मैंने लेकिन रिफॉर्म जानते क्या है ना, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड ही लिखना है आपको, ज़्यादा Effectiveness पूरा रिफॉर्म नहीं लिखना है, अकाउंटेबिलिटी के लिए। क्या वजह है? हाँ तो देखिए, एक तो क्या है ना कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, टेक से भी मैंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा कम करो, है ना। और जो है ना टेक से भी, हाँ ये आप लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाओ भाई। उससे क्या है ना कि थोड़ा सा क्या है ना, वो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगा। बस हो गया। एक और चीज़ लिखा मैंने, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, हाँ लिख सकते हैं। सीनियरिटी बेस्ड रहती है परफॉर्मेंस। और हमें इसमें लाओ, मतलब कहने का मतलब Merit कि based। डोमेन एक्सपर्ट। हाँ ये बड़ा फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन तो ब्लैंक। कंक्लूजन में आपको दिक्कत हो रही है, आप दोबारा वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? दोबारा वीडियो देखिए, आपको दिक्कत हो रही है कंक्लूजन में। आप सिंपल लिख दीजिए कि जो सिविल सर्विस है ना, दे आर ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, या which है ना, which have to be maintain accountability with judicial oversight। मैंने यहाँ पे जुडिशरी को लाया है कि जुडिशरी को जो है ना ओवरसाइट करना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये भी एक तरीका है। देखिए गवर्नेंस का टॉपिक है, थोड़ा सा क्या कम्प्लेक्स तो होगा ही। थर्ड वाला देखिए, आउटलाइन द सैलिएंट फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। हाउ डज इट स्टेट अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। तो सीधे पूछा उन्होंने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीधे एजुकेशन पॉलिसी के हाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि देखिए क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये 2020 में लाया गया है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कस्तूरी रंजन कमेटी, एंड इट इज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया इन 21st सेंचुरी। to overhaul the हाँ educational सैलिएंट फीचर में क्या लिखेंगे? एक तो करिकुलम में चेंज हुआ है 5+3+3+4। 5 मतलब क्या है कि 3+2, फिर 3 मतलब कि 6-7-8 हाँ, फिर +3 मतलब हाँ, फिर नहीं +4 है 9 से 12। 9-10-11 हाँ तो मतलब पहले फाउंडेशनल है, फिर है प्रिपरेटरी है, फिर मीडियम, फिर हायर है, ये लेवल है। फिर आप लिख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहा है,
थर्ड लिख सकते हैं input, output वाला। डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहा है, टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहा है, जैसे दक्ष इनिशिएटिव लिया गया है। फिर Rote learning मदर to outcome learning। टंग एट प्राइमरी एजुकेशन टिल 5 ग्रेड की बात किया गया है। vernacular education। फिर उसने एक अलग से पूछा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात किया है। तो देखिए उसने बोला है कि जो है ना कि टिल 5 तक जो है ना मदर टंग जो है ना tongue ये है। कंपलसरी है। और जो है ना फिर जो है ना लैंग्वेज ट्रांजिशन का फेज जो है ना उसमें जो है ना मतलब जो है ना कि आपको जो है ना लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा कि मतलब जैसे मान लो आप इंग्लिश है तो उसी नीचे हिंदी भी लिखा रहेगा। फिर थर्ड वाला है हायर एजुकेशन में, उसमें आपके पास चॉइस है कि आप किस एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज हो। लेकिन प्राइमरी वाले में मदर टंग कंपलसरी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बताइए इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? It overall the educational framework ऐसे लिख देंगे। हाँ नहीं जानते क्या है, मैं बताता हूँ। जब मैं आपको एक चीज़ बता था लेकिन आप भूल गए, वही ना आप वीडियो नहीं देख रहे हैं ना। SDG से जोड़ देना है। नहीं वो ठीक है लेकिन आप वीडियो भूल गए, वीडियो नहीं देख रहे हैं ना। कोई भी पॉलिसी हो ना कंक्लूजन में ये अप्रोच लिखिए हमेशा कि द इंटेंशन बिहाइंड दिस पॉलिसी वाज गुड, वेरी नाउ इट डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन साइड। पार्ट। ऐसे सिंपल लिख दीजिए, कोई भी पॉलिसी हो ना लास्ट में ये लिख दीजिए। ये मतलब सबसे अच्छा न सोचना है ना कुछ करना है। फॉर्मुलेशन इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स। हाँ फिर नंबर 4 है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। पॉलिसी कंट्रडिक्शन अमंग द वेरियस कम्पिटिटिव सेक्टर एंड स्टेक होल्डर हैव रिजल्टेड इन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन टू द एनवायरनमेंट, कमेंट विद रिलेवेंट एग्जांपल। जान से बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो डायलेमा होता है ना कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं कि इकोनॉमी को करें, हाँ, तो समझ गई। जो इन बीच में होता है ना कॉन्ट्रडिक्शन, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, जो डिले हो जाता है प्रोजेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में इसको लिखना है। हाँ, समझ गई मैं बात। जब डिग्रेडेशन पढ़ा ऊपर तो बड़ी लंबी लाइन लिखी हुई है। तो देखिए तो ये इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं बेटर? इसको दोनों को बैलेंस के लिए मतलब मैं सोची थी। जानते क्या है, आप सिंपल ये लिख दीजिए कि जो है ना कि जो इन्वायरमेंट है ना, which has been covered under the fundamental right of India under Article 21 has been trapped between economic development and bureaucratic fragmentation। जो किसकी बात कर रहा है? पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मतलब क्या ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है वो कि जो कॉन्ट्रडिक्स होता है कि करे काम ना करें, और एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इसके बीच में ये इन्वायरमेंट ट्रैप सा रह गया। तो मैंने ये लिखा है जो इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, वो ट्रैप के रह गया है उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ब्यूरोक्रेसी के बीच में। सीधा सिंपल दिया मैंने, ये है। फिर देखिए अब कॉन्ट्रडिक्शन में आपको एग्जाम्पल लिखना है कि कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होता है और कैसे उसको इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट लिख दिया यही क्या, इंडस्ट्री ग्रोथ और इन्वायरमेंटल इथिक्स वाले साइड या डालमा वाला लिखना है कि एक तरफ इंडस्ट्री ग्रोथ लिखिए और एक तरफ क्या है ना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कोल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया। अब भाई कोल माइनिंग जरूरी किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रहा है। हाँ हाँ दिया गया था, हाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ ऐसे से कर ले दीजिए कि एक तरफ जो है ना एग्रीकल्चर सब्सिडी और एक तरफ क्या है ना क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। अब देखिए वाटर में सब्सिडी देना क्या है, जरूरी है किसानों को, लेकिन अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं ना तो क्या है कि मनमानी पानी यूज कर रहे हैं, इससे गवर्नमेंट क्या हो रहा है। हाँ तो अभी डायलेमा हो गया है। थर्ड लिख सकते हैं, क्वेश्चन देख मुझे लगा कि डायलेमा की बात कर रहा है। थर्ड देख लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें एक तरफ है, और एक तरफ क्या है ना कि एनवायरमेंट का कैसे 2020 में गवर्नमेंट ने लाया क्या, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें एक क्लॉज लाया कि पोस्ट फैक्टो जो है ना क्लियरेंस होगा एनवायरनमेंट का, मतलब कि कोई इंडस्ट्री। हाँ फिर तो क्या मतलब है भाई, अल्टीमेटली क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक डायलेमा क्रिएट कर रहा है ना, तो यही 2-3 आप पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। अब बताइए यहाँ पे जो है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि है ना लैक ऑफ पेनाल्टी है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है, करप्शन है, ये सब लिख सकते हैं। तो अब नेगेटिव साइड के पॉजिटिव साइड भी डाल सकते हैं। पॉजिटिव पैसा है साइड कहाँ है इसका, कोई पॉजिटिव नहीं है इसका, degradation ये side लिखना है। पूरा नेगेटिव ही बोला कि पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन। इफेक्ट में क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है इसका। आप वे फॉरवर्ड में सिंपल ये लिख दीजिए
कि हमको ग्रीन जीडीपी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ब्लू ग्रीन हाँ, कनेक्टिविटी। और जो है ना हमको क्या है ना कि हर मिनिस्ट्री के बीच में ना कोऑर्डिनेशन लाना है। जैसे इन्वायरमेंट का अलग से है, फिर इंडस्ट्री का अलग से है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन लाना है। और दूसरी चीज़ कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बीच में बैलेंस करना है। कंक्लूजन सिंपल से लिख दीजिए कि देखिए इन्वायरमेंट जो है ना एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड कॉमन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कॉमन सॉल्यूशंस। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए चीज़ें ईजी है, बस क्या है ना कि लिखना है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द चैलेंजेस हिंडरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज एंड स्कीम इन द कंट्री। देखिए अच्छा एक बात बताइए, जैसे इस क्वेश्चन इसमें लग रहा है कि एक ही पार्ट है कि चैलेंज बस लिखना है, हाँ। लेकिन चूंकि हमको इसमें बेफावड़ लिखना पड़ेगा, बस 2 ही पार्ट है इस challenges क्वेश्चन की के। बात हाँ है। तो एक बात बताइए, जैसे इसमें इसने 2 पार्ट लिखे, एक पॉलिसीज और स्कीम, तो दोनों अलग अलग करेंगे कि नहीं इकट्ठा नहीं करेंगे? एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अलग अलग मटेरियल कम पड़ जाएगा। मटेरियल कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है हाँ। आपस में। हाँ ये बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? जेंडर पार्टिसिपेशन। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? जेंडर पार्टिसिपेशन। देखिए मैं सिंपल सही सा लिखा हूँ कि वीमन जो है ना कंट्रीब्यूट्स अराउंड 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन सिंस लेटर वैदिक एज, राइट, which persist till now despite various government scheme। मतलब कि मैंने आज से और पुराने से भी लिंक कर दिया कि जो अभी तक है डिस्पाइट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, चूँकि यही तो बोल रहा है कि बहुत सारी स्कीम होने के बावजूद क्या क्या चैलेंजेज आए, तो मैंने लिंक कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन अभी तक प्रिविलेंट है। बस सिंपल सी है। अब चैलेंजेस में लिख दीजिए पेस्टल अप्रोच, सोशल से पेट्रियार्कल माइंडसेट। अभी ये डाटा यहाँ पे डाटा इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि कहानी अभी तो अभी जो है ना अभी एक डाटा आया है कि जो है ना केवल 14% वीमन जो है ना एग्रीकल्चर ओनर हैं। इससे क्या पता चलता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन पॉवर्टी भी है। फिर सेकंड सकते हैं आप ये डाउरी सिस्टम, फीमेल फेंटिसाइड बढ़ रहा है इसके कारण। तो ऐसे कहाँ से वीमन के एम्पावरमेंट होगा? एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है ऐसा। पॉलिटिकल में लिख दीजिए कि पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग बेस मिनिस्ट्री, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लैक ऑफ फंडिंग, यही सब है। कल्चरल में क्या लिख दीजिए वही कि लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ वीमन, कि वीमन रात में कैसे जाएगी काम करने, ये भी एक दिक्कत है। हाँ, लो लिटरेसी अमंग वीमन ड्यू टू स्टिग्मा। टेक्नोलॉजिकल में डिजिटल डिवाइड है वीमन के बीच में ज़्यादा ही है। टेक्नोलॉजी जेंडर इम्बैलेंस। हाँ, इकोनॉमी में लिख दीजिए वही लेस वेज दिया था वीमन को इक्वल वर्क के लिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है ना। यही फिर एक तो जुडिशियल डिले भी एक रीजन है भाई। पोस्टस्क्रिप्ट देख लीजिए कि अभी दिया डिसीजन का केस पेंडिंग में था, डिसीजन अभी दे रहा है। तो देखिए मतलब है ना हर एंगल जो है ना कैसे आप कवर कर सकते हैं। बेफाइड में क्या ले सकते हैं, वही बिहेवियरल चेंज लाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाओ, है ना। और जो है ना डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच जो है ना कोऑर्डिनेशन लाओ। आप केरला के जहाँ पे लीजिए ना कुदम्बस इनिशिएटिव्स। कंक्लूजन में लिख दीजिए वही क्या आपका जो लाइन है कि देखिए क्या है इकोनॉमी व्हिच नीड्स टू बी रियलाइज विथ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, लाइक आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 जो डिग्निटी की बात करता है, वीमन डिग्निटी की बात करता है। 15(3) भी वीमेन स्पेशल हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन, हाँ बात करता है। मतलब कैसे जो है ना आप लिंक कर सकते हैं मतलब कंक्लूजन से, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस हो गया। देखिए चीज़ें वही है, बस क्या है ना कि बस लिखना आना चाहिए। 6 नंबर द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इंट्रो पे ये लिख देते अगर कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टिल देयर इज जेंडर इम्बैलेंस इन फॉर्म ऑफ पॉलिसी एंड स्कीम्स, ऐसे लिख देते थे डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि 15(3) बोली तो मुझे ऐसे याद आ गया है ना। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टिल देयर इज जेंडर इम्बैलेंस इन फॉर्म ऑफ पॉलिसी। तो मैंने वही तो लिखा है इंट्रोडक्शन में ना कि लेटर विद चला आ रहा है डिस्पाइट वेरियस स्कीम एंड पॉलिसी, और उसी में आ जाएगा पॉलिसी स्कीम में। हाँ देखिए 6 बोल रहा है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। मतलब कि पहले आप लिखना है इसके किसका पर्पस क्या था। हाँ, फिर येट कंसर्न्स, यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, फिर उसके मेजर्स लिखना। तीन पार्ट है बेसिकली। बताइए इसका जो है इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे?
RTI है ना, हम्म, तो RTI कब आया? 2005 में। हाँ हाँ, तो यही लिख देना है, और हाउ इट इज़ प्रमोटिंग राइट्स। हाँ, आप लोग देख के जो है ना राइट RTI जो है ना 2005 में लाया गया विद द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पर्पज में ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाता है कि भाई क्वेश्चन पूछते कि आपके पास कितना पर्सनल फंड है। अकाउंटेबिलिटी में सीधे क्वेश्चन पूछ देता है ना कि आप ऐसा डिसीजन क्यों लिए हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है ना आप 2-3 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है इशूज। तो देखिए इशू में क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक तो डिजिटल प्रमोटेड है ना, डिजिटली इनोवेटेड है ये, और हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी। हाँ, तो ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है लास्ट में अनअवेयरनेस भी लिखूंगी मैं कि एग्जाम्शन का मिसयूज किया जा रहा है Yes. नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। हाँ, इसका जो बहुत सी information हाँ देती जाती है। हाँ सीक्रेसी मांगी, हाँ सीक्रेसी है। और दूसरी चीज़ सीक्रेसी एक्ट भी इसमें हाँ। लिख सकते हैं, ऑफिशियल और सीक्रेट। दूसरी चीज़ प्राइवेसी करके भी बोलते कि मेरे प्राइवेसी है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, एक तरफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक तरफ राइट टू प्राइवेसी, दोनों फंडामेंटल राइट है, तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फिर एक जो है ना कि सिविल सर्विस को बोला जाता है कि इनके पास क्या होगी, सिविल सर्विस है कि इनको जो है ना सीक्रेसी मेंटेन करना है, तो उसी के नाम पे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। ये सर फिर लाइक का पेनल्टी भी तो है इसमें, कोई पेनल्टी का प्रोविजन ही नहीं है कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये सब चीज़ें हैं जो है ना। पब्लिक इन्फॉर्मेशन हाँ। ऑफिसर्स भी नहीं है पॉइंटेड, लेकिन इसकी सक्सेस भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बोला है ना कि मैंने कंसर्न्स। हाँ। तो देखिए इसका सक्सेस में क्या है, जो एमपी लेट फंड है ना इसको जांच करता है ये, और अभी जो है अच्छा काम किया है इसने इस पे। दूसरी चीज़ क्या है, मनरेगा में जो फंड का मिसयूज होता है ना, यहाँ भी अच्छा काम किया है RTI। और एक सबसे बड़ी चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो स्कैम है ना, इसी ने इसको किया है, एक्सपोज किया है, RTI ने ही। तो ऐसे देखिए ऐसे 2-3 जगह है जहाँ पे जो है ना आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एमपी लेड, मनरेगा और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। फिर बे फॉरवर्ड में लिख दीजिए वही है ना कि जो है ना पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लाना है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लाना है, बैलेंस अप्रोच लाना है। यही सिंपल सी चीज़ है ना। इनटू कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अरे वही लाइन में सोच रही थी इसका, क्या कि डॉन ऑफ सीक्रेसी, इसकी अच्छी सी लाइन RTI की इसके उसमें। देखिए कंक्लूजन में जानते क्या, कभी भी जब इन्फॉर्मेशन की बात करें ना तो आप सिंपल से लिख दीजिए इन्फॉर्मेशन इज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, व्हिच हैज़ टू बी मेंटेन विथ व्हाट बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इन एवरीथिंग। तो ये मतलब ये सिंपल सी है। लास्ट क्वेश्चन, इसकी एक बहुत अच्छी लाइन एक्चुअली, वो मुझे याद नहीं आ रही है, डार्कनेस टू सीक्रेसी करके लिखा हुआ है, वो या इंट्रो में डाल दो, कंक्लूजन में डाल दो। करेंसी वाला ना, नहीं करेंसी, ये आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था ऐसा ऐसे कुछ। आया हुआ था। हाँ। फिर देखिए क्या है, इन द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड कम्प्लेक्स गवर्नेंस नीड्स डज द ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट अप्रोच ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी रिक्वायर स्ट्रक्चरल रीथिंकिंग। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। In the age of specialization and complex governance needs does the traditional journalist approach of Indian democracy require strict। पहले की कैसी ये ट्रेडिशनल, मतलब पहले ये लिखना है कि ट्रेडिशनल में क्या क्या इशू है, राइट, फिर हमको स्पेशलाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, राइट, फिर बे फॉरवर्ड लिखना है, राइट। अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं बताइए। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि मैं इसको लिखने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी। बताइए क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, क्या लिखेंगे? वही कि जो ब्यूरोक्रेसी इन जनरल एंड IAS इन पर्टिकुलर, राइट, आर पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव व्हिच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट कम्प्लेक्स गवर्नेंस मॉडल गिवन बाय टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो मैं कैसे लिंक कर क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन जर्नलिस्ट कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है क्या अभी जरूरत ये कम्प्लेक्स गवर्नेंस को हैंडल नहीं कर पाएगा IAS के द्वारा। तो मैं लिख रहा हूँ कि जो कम्प्लेक्स पॉलिसी है ना वो IAS जो है हैंडल कर रहा है, और कौन दिया है उसको, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो मैंने यहाँ से लिंक कर दिया उसको, ये एक अच्छा तरीका है ये। देखिए जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी की बात हो ना तो आप जो है ना परमानेंट और टेम्पररी में उसको डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको है ना पता चलेगा एग्जामिनर को ना क्या है ना कि इसके पास स्ट्रक्चरल तरीका है। हाँ, अब बताइए ट्रेडिशनल में क्या क्या इशू है।
बताइए, एक तो क्या है ना, ISO या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस हो या फिर फॉरेस्ट सर्विस है, सबकी एंट्री एक ही एग्जाम से होती है। भाई फॉरेस्ट की अलग से होनी चाहिए ना, क्योंकि उसका अलग से स्पेशलिस्ट चाहिए। दूसरी चीज़ जानते क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है ना, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या बताता है, कुछ नहीं बताता है, कोई नहीं बताता, बस एग्जाम हो जाता है, मतलब है ना, कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, जब भी कोई नो एडिशन लेता है, जैसे अशोक खेमका एग्जाम पे लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ, फिर जो आप लिखे थे पॉइंट ना, मुझे अच्छा पॉइंट लिखा है, यानी क्या है, प्रमोशन जो है ना केवल सीनियर बेस पे होता है। डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए भाई ना, कि लो भाई अगर 4 साल भी काम किया है लेकिन अच्छा काम करे तो भाई इसको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, लेकिन नहीं बनाएंगे, नहीं एज ही बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या ना कम्प्लेक्स इशू। तो ये 3-4 पॉइंट है, दैट्स इट। अब लिखिए कि हमको क्यों ज़रूरत है किसकी, स्पेशलाइजेशन की। क्योंकि देखिए क्या है, आजकल क्या है ना, टेक्निकल एक्सपर्टी की ज़रूरत है। तो एक तो ये ले सकते हैं। क्योंकि जानते क्या है, अभी DOPT ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था, उसने बताया था कि केवल 0.5% IS हैं जो टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली हैं। उनको पता नहीं टेक्नोलॉजी क्या होती है, साइबर टेक हो गया, पता ही नहीं है कि कैसे उसको हैंडल करें। मतलब कि डाउन स्ट्रीमिंग में तो इशू है ही, देयर इज आल्सो इशू इन अप अरे स्ट्रीमिंग। मेरे फ्रेंड की मोबाइल चोरी हो गई, बताया था आपको ना, तो गए पुलिस के पास, तो पुलिस खुद पूछ रही है कि कैसे करते हैं, उसको ढूंढते हैं मोबाइल को, बताइए। मतलब कि चोरी हो गई, वो खुद पूछ रहा है उससे, मेरे फ्रेंड से, कि क्या करें यहाँ पे, कैसे ढूंढें। तो मतलब कहने के जो है ना, वही थोड़ा दिक्कत है ना। तो वही लिखिए, देखिए आज का टाइम जो है ना, टेक्नोलॉजी का टाइम में, तो हमको क्या है ना, कि थोड़ा सा क्या है ना, करेंट टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और फिर लास्ट दिन लेटरल एंट्री। यस, अभी एक और चीज़ आई है, अब 2-3 दिन पहले आया है, UPSC ने एक न्यू पोर्टल निकाला, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, इट्स बियॉन्ड दिस। वो प्रतिभा पोर्टल निकला है, जिसमें जो बच्चे गए हैं ना इंटरव्यू तक, फिर वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। हम लोग नहीं कर सकते ना, तो जो मेरे भी इंटरव्यू तक गए हैं वो जाएंगे। मेरे पास भी यहाँ आया था मैसेज। हाँ, अच्छी चीज़ किया है ये अच्छा इनिशिएटिव से आया था मैसेज, मैंने उसको देखा चीज़ नहीं, पर हाँ मैंने थोड़ा सा देखा शॉर्ट में, उसमें क्वालिफिकेशन ऐसा लिखा था कि जो है ना, जो मतलब इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव एक्चुअली। आप इंटरव्यू देके इसका मतलब आप तो है कैपेबल सिंपली 0.5 अगर नंबर कम आप यू आर नॉट इन द और क्या, नहीं मतलब दिस इज गुड इनिशिएटिव। हाँ, अब देखिए स्पेशलाइजेशन के मैंने फिर बेनिफिट लिखे, लेकिन इसके कुछ शॉर्ट कमी भी तो होंगे। क्या होगा कि भाई हर एग्जाम को करवाना डिफिकल्ट होगा ना भाई, IPS की अलग करवाओ, IPS की अलग करवाओ, तो डिफिकल्ट टू कंडक्ट एग्जाम। सेकंड, कोऑर्डिनेशन चैलेंज होगा भाई, ये मिनिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट, वो सब करना। फिर रिस्क ऑफ टेक्नोक्रेसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि ज़्यादा टेक्नोलॉजी ला दोगे ना इस फील्ड में, तो भाई फिर जो है ना, फिर IITian में इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। ये भी तो है, तो उसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी, ये लिख सकते हैं आप। वे फॉरवर्ड में वही लेटरल एंट्री का एक्सपांसन करो, फीडबैक मैकेनिज्म लाओ, है ना। और जो आपने लिखा था कि जो है ना प्रमोशन जो है ना सीनियर के आधार पर, बल्कि उसके बेस पे भी लाओ, परफॉर्मेंस पे लाओ। हाँ, ये लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि वही है कि देखिए क्या है ना, ब्यूरोक्रेसी जो है ना, इनके पास लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। बहुत रिजिड है यार ब्यूरोक्रेसी इंडिया में। स्पेशलाइजेशन कैन नॉट बी अ पनीशिया फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस। हाँ, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है आज पर टाइम एंड नीड है टू इंश्योर विकसित भारत बाय 2047। मैंने वहाँ से कर दिया है। तो देखिए क्या है ना, देखिए ये गवर्नेंस का है, बहुत कम्प्लेक्स है, और खासकर इसमें क्या है ना कि इस क्वेश्चन को जो है ना 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। क्वेश्चन ही बहुत अजीब लैंग्वेज में है। हाँ, और एक तो क्वालिटी के साथ तो और चैलेंज है, थोड़ा सा ये है। बाकी जानते क्या है, मतलब है डिफिकल्ट ही। अब बस क्या है ना,